नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी की हिंदी द्वितीय के पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण इस चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि भाषा किसको बोलते हैं, बोली किसको बोलते हैं, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखो, हम चित्र देख रहे हैं, ये 3 चित्र देख रहे हैं। इसमें कौन क्या क्या काम कर रहे हैं। फर्स्ट चित्र में देखिए, माँ बेटे को तरबूज खाने के लिए कह रही है और बेटा माँ की बात सुन रहा है, यानी माँ उसको कह रही है और वो सुन रहा है। कहने और सुनने की क्रिया हो रही है यहाँ पे। सेकंड चित्र में देखिए, बेटी अपने पिता को पत्र लिख रही है, तो ये लिखित रूप है। नंबर 3 देखिए, पिता अपनी बेटी के मन की बात पत्र पढ़कर जान दे। अब यहाँ पर बेटी पत्र लिख रही है, पिता पत्र पढ़ रहे हैं। तो इन 3 बातों से अपने को क्या पता चल रहा है कि कहना, सुनना, बोलना, समझना, ये इन सब चीजों को पता चल रहा है ना। तो भाषा होती क्या है, कहने, सुनने और लिखने पढ़ने का साधन क्या होती है, भाषा होती है। भाषा क्या होती है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। यह भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों और मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक चित्र और दिखाया गया है जिसमें एक यातायात पुलिस वाला संकेत से यातायात को रोक रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाला है, ये संकेत दे रहा है, लेकिन इसमें न तो बोलने की क्रिया हो रही है, न सुनने की क्रिया हो रही है, न लिखने की हो रही है और न पढ़ने की हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, संकेत दिया जा रहा है। तो ये संकेत है, वो भाषा का रूप नहीं होता, क्योंकि संकेत है वो भाषा क्या होती है जिसमें हम पूरी तरीके की किसी बात को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो संकेतों को न तो पढ़ा जा सकता है, न ही लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस रूप से भाषा क्या हुई, भाषा वह साधन है जिसमें कहने, सुनने और लिखने पढ़ने का साधन मात्र होती है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नीचे देखिए, भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक यानी बोलने वाला और लिखित यानी लिखने वाला। देखिए, मौखिक भाषा, जब हम मुख से बोलकर अपनी बात को प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। यानी मुंह से बोलकर प्रकट करना क्या कहता है, मौखिक रूप होता है भाषा का। मूल भाषा यही होती है, यानी भाषा की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, मौखिक भाषा से ही होती है। इसमें सुनना भी शामिल है। अब खाली आदमी बोलता जाएगा लेकिन उसको कोई सुनेगा ही नहीं, तो वो भाषा कैसे बनेगी। तो भाषा का जो रूप होता है वो मौखिक, तो क्या होता है, शुरुआत होती है, उसको सुनकर हम समझते हैं, इसलिए मौखिक भाषा के लिए सुनने वाला भी शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लिखित भाषा। जब हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं तो हम उसे कहते हैं लिखित भाषा। तो इस प्रकार लिखित भाषा का मौखिक रूप भी लिखा हुआ होता है, यानी अगर मौखिक रूप ही नहीं होगा तो हम उसको लिखित रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए भाषा लिखने के लिए हमें उसका मौखिक रूप भी चाहिए होता है। तो मूल रूप से भाषा के 2 ही रूप में माने गए हैं, लिखित और मौखिक। नेक्स्ट देखिए, लिपि। लिपि क्या चीज होती है, किसी भी भाषा को जो लिखने का तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे भाषा को हमने बोलना तो सीख लिया मौखिक रूप में, लेकिन उसका जो लिखने का तरीका है, अब लिखित भाषा में उसको जो लिखने का तरीका होगा वो क्या होगी, लिपि होगी। मौखिक भाषा को लिखने का साधन क्या कहलाता है, लिपि। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखित रूप में चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है तो हम उसे लिपि कहते हैं। जैसे अपन ने देखा ना, क, च, प, स्वर, व्यंजन, अनुनासिक, अनुस्वार, ये सब क्या है, होती है, लिपि होती है। ये लिखने का तरीका होता है, क के ऊपर ई की मात्रा, उ की मात्रा, ए की मात्रा, तो ये सब क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो इन चिन्हों के द्वारा हम किसी भी भाषा को लिख सकते हैं और इन चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी। अन्य कुछ भाषाओं की भी लिपियां इस प्रकार हैं, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो। ये जो चारों भाषाएं हैं इनकी एक ही लिपि है, देवनागरी। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन। उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरमुखी,
प्रत्येक लिपि को अलग तरीके से लिखा जाता है। हम चाहे तो किसी भाषा को अनेक लिपियों में भी लिख सकते हैं। जैसे कमल, इसको क्या देवनागरी लिपि में लिखा गया, हिंदी में लिखा गया ना। और देखिए इसी कमल को KAMAL कमल, ये रोमन लिपि है। और नीचे ये देखिए ये उर्दू में लिखा गया है, ये फारसी लिपि में लिखा गया है। उर्दू भाषा का शब्द है ना, ये फारसी है। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। नेक्स्ट देखिए व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? जैसे हमने बोलना लिख लिया, हमने लिपि के माध्यम से लिखना भी सीख लिया, लेकिन लिखने के लिए जो नियम यूज में लिए जाते हैं कि भाई किसके बाद में क्या शब्द आएगा, किसके ऊपर क्या मात्रा लगेगी, क्या नियम है, कहाँ पर क्या लिंग परिवर्तन होंगे, क्या वचन होंगे, कैसे संज्ञा आएगी, कैसे सर्वनाम आएंगे, तो ये सारी चीजें हैं वो क्या होती है? व्याकरण। व्याकरण का काम भाषा को शुद्ध और निर्दोष बनाना है। अब व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम को व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण क्या होती है? व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का काम कर सकते हैं। व्याकरण के विभाग, व्याकरण को 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यह तो अपने को भी पता है कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण। वर्णों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द। शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं? वाक्य। और वाक्यों से क्या बनते हैं? पैराग्राफ, है ना। तो उससे मिलाकर क्या बनता है? पूरा चैप्टर, पूरी भाषा बन जाती है। तो सबसे छोटा रूप होता है वो वर्ण विचार होता है। तो वर्ण विचार का जो भाग है उसके अंदर क्या क्या आते हैं देखिए। इसके अंतर्गत वर्ण, उनका उच्चारण और संधि। संधि भी क्या होती है? वर्णों का मेल होती है। तो वर्ण, वर्णों के उच्चारण और संधि ये किस में आते हैं? वर्ण विचार में। नंबर 2 है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, उनकी रचना। तो शब्द विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी शब्द, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? शब्द विचार के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम क्या देखते हैं? इसमें वाक्य निर्माण, वाक्य की शुद्धि, वाक्य का विश्लेषण करना और विराम चिन्ह आदि के विषय में बात की जाती है। आगे देखिए हम प्रमुख कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। सिंधी की लिपि कौन सी है? देवनागरी और फारसी दोनों। मराठी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संथाली देवनागरी, ओचिकी डोगरी देवनागरी, बोडो देवनागरी, मैथिली देवनागरी, कश्मीरी, फारसी, उर्दू, फारसी, उड़िया, उड़िया, बांग्ला, बांग्ला, असमिया, असमिया, तमिल, तमिल ब्राह्मी, तेलुगु, तेलुगु ब्राह्मी, मलयालम, वट्टातालु, कन्नड़, कन्नड़ ब्राह्मी, मणिपुरी, मणिपुरी, पंजाबी, गुरुमुखी, गुजराती, गुजराती। इस प्रकार ये जो 22 भाषाएं हैं, पहले हमारे संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, पर अब ये बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। आगे देखिए बोली, भाषा और राजभाषा। अब अपने को 3 चीजें दी गई है। भाषा हमने पढ़ लिया कि क्या होती है भाषा। भाषा वह साधन होती है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकते हैं। बोली और राजभाषा क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो अपने को समझना है। किसी छोटे से क्षेत्र में साधारण बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। यानी किसी छोटे से क्षेत्र में हम जो बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है उसको क्या बोलते हैं? बोली। जैसे अपना राजस्थान है, राजस्थान में आप अलग अलग प्रांत में जाओगे तो मारवाड़ी, मेवाती, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा मिलेगी। जैसे अपने बीकानेर में है क्या? मारवाड़ी, है ना, मेवाड़ी भाषा बोली जाती है ना यहाँ, शुद्ध राजस्थानी भाषा का रूप आता है। इधर आप जोधपुर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे एक बार मारवाड़ प्रांत आ जाता है, उदयपुर और जोधपुर की साइड। जयपुर की तरफ जाएंगे तो ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, जो कि है मारवाड़ी का ही रूप। पर मारवाड़ी को भी अलग अलग भाषाओं में मतलब अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये जो तरीका और साधारण बोलचाल की जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं बोली। इसमें प्राय लिखित साहित्य नहीं होता, बोली में कोई भी साहित्य नहीं होता और न ही बोली का कोई व्याकरण होता है। अब आपने कभी देखा है कि मारवाड़ी का कोई व्याकरण है?
कोई व्याकरण नहीं होता, कोई लिपि नहीं होती, न ही इसमें कोई साहित्य की रचना की जाती है और न ही इसको संविधान में मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है। और भाषा क्या होती है? भाषा को संविधान में मान्यता भी प्राप्त की गई है, भाषाओं का व्याकरण भी होता है, भाषाओं में साहित्य रचना भी होती है। नीचे देखिए, अब आपको भाषा और बोली में अंतर समझ गए होंगे। हिंदी भारत की राजभाषा है। हमारे जो भारत की राजकाज की जो भाषा है वो कौन सी? हिंदी। अपने जो भी ऑफिशियल जो कार्य होते हैं वो किस में होते हैं? हिंदी भाषा में होते हैं। तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो शुद्ध हिंदी होती है। यह हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की भी भाषा है। यही भाषा भारत के सभी प्रांतों में आपसी बातचीत के काम आती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहा गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत के किसी भी प्रांत में आप जाओ, चाहे अपन राजस्थानी हो, चाहे आसामी हो, चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन हिंदी भाषा तो एज यूजुअल सभी लोग समझ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी के बारे में मतलब मारवाड़ी चलो कोई नहीं समझे, राजस्थानी मत समझे, लेकिन जो हिंदी भाषा है वो सभी लोग समझ जाते हैं। जैसे आप मुंबई में जाओ, वहां पे लोग महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्री लैंग्वेज, उनको मराठी लैंग्वेज ज्यादा आती है, लेकिन आप अगर हिंदी बोलोगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाती है। आगे देखिए, निम्न वाक्यों को पूरा कीजिए। विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जब विचार को बोलकर प्रकट किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? बोलने वाले को क्या कहते हैं? मौखिक। जब लिखकर प्रकट किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित। भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए क्या काम में लिया जाता है? व्याकरण। नेक्स्ट देखिए, भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित चिन्ह कहलाते हैं। ये निश्चित चिन्ह क्या होते हैं? लिपि। व्याकरण के विभाग है। व्याकरण के कितने विभाग है? 3। निम्नलिखित भाषाओं के सामने उनकी लिपियों के नाम लिखिए। अब हिंदी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। अंग्रेजी की लिपि हमने पढ़ी थी रोमन। पंजाबी, गुरमुखी, संस्कृत, देवनागरी, मराठी, देवनागरी। निम्नलिखित वाक्यों को उनके नीचे दिए गए उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनकर पूरा कीजिए। भाषा नहीं है। भाषा क्या नहीं है? देखो, कहना तो होता है भाषा, क्योंकि मौखिक रूप है। लिखना भी भाषा होता है। पढ़ना मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं तो मौखिक। इशारे करना क्या नहीं है? भाषा नहीं है। तो इशारे करना अपना करेक्ट आंसर होगा इसमें। भाषा का मूल रूप होता है, यानी भाषा मूल रूप में किस रूप में बोली जाती है? मौखिक रूप में। यानी जब छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो लिखना तो सीख नहीं सकता। सबसे पहले भाषा का कौन सा रूप उसको क्या होता है? मुख से बोलने वाला। वो स्कूल में जाता है तभी तो लिखना सीखता है, सबसे पहले तो वो बोलना ही सीखता है। तो भाषा का जो मूल रूप होता है वो मौखिक होता है। नंबर 3 देखिए, भाषा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिपि। यानी भाषा हमने बोलना सीख लिया, लेकिन उसको लिखने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? लिपि का। नेक्स्ट देखिए, पंजाबी भाषा लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। भाषा को शुद्ध करने वाले शास्त्र का नाम क्या कहलाता है? व्याकरण। यानी भाषा के माध्यम से ही हम मतलब व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट देखिए, सारे भारत में आपसी संपर्क के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा का। तो बच्चों, आज हमने हिंदी में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को पढ़ा, समझा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भाषा का अर्थ समझ में आ गया होगा, भाषा के रूप समझ में आ गए होंगे, लिपि क्या होती है, व्याकरण का क्या यूज होता है और विभिन्न भाषाओं की लिपियों का भी ज्ञान हो गया होगा। तो अब आप इस चैप्टर को समझे, पढ़े और याद करें। धन्यवाद।